कैसे सब ठीक ठाक है? 3 क्वेश्चंस आपके लिए, 3 क्वेश्चंस आपके लिए। I have no news from him for a long time. I have no news from him for a long time. और कोई गलती नहीं है तो नो एरर। He is working in a bank in New Delhi for the past several months. I have paid my bill for electricity only a week ago. कोई गलती नहीं तो नो एरर। डी बनाइए, फटाफट बनाइए। बताएं फटाफट फटाफट। कोई दिक्कत है तो वो भी बताना है, कोई दिक्कत हो तो वो भी बताना है। और मुझे तो चाय भी पीनी है। क्या मिला आंसर? फर्स्ट में तो क्या है? फर्स्ट में क्या है? नो एरर। फर्स्ट में क्या? नो एरर। आई हैव नो न्यूज फ्रॉम हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम, कि लंबे समय से। तो फॉर अ लॉन्ग टाइम कर रहा हूं, आई हैव न्यूज मतलब अभी तक जिस समय बात कर रहा हूं उस समय तक उसको कोई न्यूज नहीं मिली है। तो जिस समय अभी बात कर रहा हूं वो टाइम भी इंक्लूड हो गया, तो क्या हो गया? प्रेजेंट हो गया। तो प्रेजेंट हो गया तो फिर प्रेजेंट परफेक्ट ही होना चाहिए, अभी तक का टाइम इंक्लूड कर लिया। ही इज वर्किंग इन अ बैंक इन न्यू दिल्ली फॉर द पास्ट सेवरल मंथ्स, कि पिछले कई महीनों से वो क्या कर रहा है? न्यू दिल्ली में किसी बैंक में काम कर रहा है। ही इज वर्किंग इन अ बैंक इन न्यू दिल्ली फॉर द पास्ट सेवरल मंथ्स, कि पास्ट के कई महीनों से वह बैंक में काम कर रहा है। ठीक है।
तो क्या कहा था कि अगर पास्ट में काम शुरू हुआ है और अभी भी काम शुरू हुआ है, पास्ट में काम शुरू हुआ और काम अभी भी चल रहा है, ठीक है, पास्ट में काम शुरू हुआ और काम अभी भी चल रहा है, तो क्या हो जाएगा, he has been working, ये हुआ ना कि अभी भी काम कर रहा है, he has been working in a bank in New Delhi for the past several months, कि कई महीने, मतलब क्या हुआ कि पास्ट में शुरू किया था, अभी भी काम कर रहा था, यही बताया था कि पास्ट में शुरू हुआ, अभी तक चल रहा है और आगे भी चल सकता है, इस तरह की बात होती है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में लिखते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में यही बताया था, और यही चीज बता रखा था कि इसमें टाइम दिया रहेगा और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल कर देगा। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, आई हैव पेड माई, अब ये क्या लिख रहा है, अ वीक अगो, एक सप्ताह पहले जब आपने पे कर दिया तो पास्ट टाइम हुआ, बीता हुआ, तो फिर आई हैव पेड क्यों लिख रहे हैं, क्या होगा, आई पेड। तो जो कंसेप्ट मैंने बता रखा है, क्वेश्चन कितने भी हो, आना उसी कंसेप्ट से, ये ध्यान रखना कि क्वेश्चन जो है बनना उसी कंसेप्ट से, जो कंसेप्ट आपको बार बार बताया गया है। क्वेश्चन जनरली वहीं से बनना है, जो कंसेप्ट बता रखा है उसी से बनना है, सारे कंसेप्ट वहीं से आने हैं, ठीक है, वहीं से कंसेप्ट बनते हैं, वहीं से कंसेप्ट जाते हैं, तो इसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ज़्यादा परेशान बिल्कुल नहीं होना, ही नहीं है, परेशान ही नहीं होना, ज़्यादा परेशान क्या, परेशान ही नहीं होना है, ठीक है, ओके, क्लियर हो गया यहाँ। अब आते हैं हम लोग टॉपिक पे हम लोग पढ़ रहे थे पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट में हमने क्या किया था कि आपको बताया था कि दो एक्शन हो, दो एक्शन के बीच में गैप हो, तो जो काम पहले हुआ हो उसको हम पास्ट परफेक्ट से लिखते हैं, और ये गैप जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, यही बात कही थी कि ये जो गैप है, ये गैप बहुत इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम में अगर गैप का ध्यान नहीं रखेंगे तो बात बदल जाएगी। जरा एग्जाम्पल समझिए, एक सेंटेंस में लिख रहा हूँ, जरा इसमें एरर बताइएगा। आई हैड, पास्ट परफेक्ट की बात चल रही है, हम लोग पास्ट परफेक्ट में हैं। I had washed my hands before I ate. I had washed my hands before I ate. I had washed my hands. I had washed my hands. I had washed my hands before I ate. कि मैंने खाना खाने से पहले अपना हाथ धो लिया था। I had washed my hands before I ate. कि खाना खाने से पहले मैंने हाथ धो लिया था, ये कहना चाहते हैं, खाना खाने से पहले मैंने हाथ धो लिया था। खाना खाने से पहले मैंने हाथ धो लिया था। क्या कुछ पल्ले पड़ रही है बात? तो उसमें जनरली लोग क्या करके आते हैं, नो एरर, जनरली क्या करके आते हैं, नो एरर, मैक्सिमम स्टूडेंट इसमें करते हैं नो एरर, जो कि इसमें गलती है ए में, इसलिए मैंने कहा था कि फंसा देगा, उलझा देगा, ये हैड गलत है, यही बात होती है। कल मैंने आपको साफ साफ कहा था, कल साफ साफ बताया था, क्या साफ साफ बताया था भाई? क्या कि पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करने का मतलब है कि दो एक्शन और दो एक्शन के बीच में अच्छा खासा गैप हो, और अगर अच्छा खासा गैप है ही नहीं, अच्छा खासा गैप है ही नहीं, तो फिर पास्ट परफेक्ट का यूज करने का कोई सेंस ही नहीं बनता, ठीक है, पास्ट परफेक्ट के यूज करने का कोई सेंस नहीं बनता, पास्ट परफेक्ट आपको यूज करने की जरूरत नहीं है, पास्ट परफेक्ट यूज नहीं करना चाहिए। कब? कि अगर दो कैम के भी, अब जैसे खाना खाना और हाथ धोना है, तो खाना खाना और हाथ धोने के बीच में गैप का कोई कंसेप्ट नहीं है ना, खाना खाना और हाथ धोने के बीच में गैप का कोई कंसेप्ट नहीं है कि बहुत ज्यादा गैप होगा, बहुत ज्यादा डिफरेंसेस होंगे, ऐसा नहीं होता है। खाना खाने और खाना खाने और हाथ धोने के बीच में, चाहे खाना खाने से पहले हाथ धोइए, चाहे खाना खाने के बाद हाथ धोइए,
तो खाना खाते हैं, हाथ धोते हैं, तुरंत खाना खाने बैठ जाते हैं। ऐसा तो नहीं कि हाथ धो के आधे घंटे इंतजार कर देते हैं फिर खाना आता है, ऐसा नहीं। जब खाना लग जाता है, खाना सामने होता है, तो हम हाथ धोते हैं और खाना खाना शुरू कर देते हैं, यही बात होती है। या जैसे लास्ट बाइट मुंह में डालते हैं, उसके बाद हाथ धोना शुरू कर लेते हैं। अब ऐसा नहीं कि पहले मुंह में चबा लेते हैं सारा, पहले पेट में चला जाता है, फिर 10-5 मिनट इधर उधर घूमते हैं कि भाई घूम रहे, तब अरे हाथ धो लिया, ऐसा थोड़ी करते हैं। तो खाना खाने से तुरंत पहले हाथ धोते हैं और खाना खाने के तुरंत बाद, यानी खाना खाने और हाथ धोने के बीच में ज्यादा गैप होता ही नहीं है। 5-10 सेकंड का गैप हो सकता है, ज्यादा ज्यादा 20 सेकंड का। तो ये गैप कोई गैप नहीं है, अच्छा खासा ठीक ठाक गैप होना चाहिए। यही कहा था मैंने आपको, पहले भी कहा था कि अच्छा खासा ठीक ठाक प्रॉपर गैप होना चाहिए, अच्छा खासा ठीक ठाक प्रॉपर सा गैप होना चाहिए। जब अच्छा खासा ठीक ठाक सा प्रॉपर सा गैप होता है, अच्छा खासा ठीक ठाक सा प्रॉपर सा गैप होता है, तब बात बनती है, तब हम पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका मतलब इसमें रूल ये हो गया, इसमें रूल ये हो गया कि इफ द टू actions took if the two actions took place one just after the other, एक के तुरंत बाद दूसरा, एक के तुरंत बाद दूसरा, एक के तुरंत बाद दूसरा हो, तो एक के तुरंत बाद अगर दूसरा घटना घटा है, एक के तुरंत बाद अगर दूसरी घटना घटी, एक के तुरंत बाद, तो क्या कहता है, वन जस्ट आफ्टर द अदर, तो क्या कह रहा है, द पास्ट indefinite, the past indefinite tense, the past indefinite tense should be used, कि past indefinite tense का इस्तेमाल होना चाहिए, past indefinite tense should be, यहीं पे लिख दूं, नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूं, past indefinite tense should be used, कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल होना चाहिए। लिख लो फटाफट, अच्छे से लिख लो कि अगर दो घटना, बस एक के तुरंत बाद अगर दूसरी घटना घट गई, एक के तुरंत बाद अगर दूसरी घटना घट गई, कि एक घटना घटी और उसके तुरंत बाद दूसरी घटना घट गई, तो एक घटना के घटते ही एक घटना समाप्त हुआ, तब तो दूसरी घटना घट गई। तो एक घटना के घटते ही अगर दूसरी घटना घट गई है, एक घटना के घटने के तुरंत बाद अगर दूसरी घटना घटी, तो क्या होना चाहिए, पास्ट इंडेफिनिट होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, पास्ट इंडेफिनिट। तो अब इसमें क्या लिख दिया, पास्ट परफेक्ट। तो आई वॉश्ड माई हैंड्स बिफोर, भले इसमें बिफोर लिखा से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको देखना पड़ेगा। यही चीज मैं आपको पहली क्लास में समझा रहा था इसकी, कि ये सोच लिया कि बिफोर है तो हैड प्लस V3 होगा, ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको देखना है कि दो घटना जो घटी है उसमें क्या रिलेशन है, दो घटना घटी और दोनों के बीच में अच्छा खासा गैप है, तब तो जो घटना पहले घटी उसमें हैड प्लस V3 से बनाना है। इसमें अच्छा खासा गैप है ही नहीं, इसमें अच्छा खासा गैप है ही नहीं, ठीक है। तो उसमें क्या करना है, उसमें क्या करना है, जिसमें अच्छा खासा गैप नहीं है, उसमें आपको सिंपली सिंपली क्या करना, सिंपली हमें पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करना है, सिंपली हमें क्या करना है, पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करना है सिंपली। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट। क्लियर हो गया सबको, कोई दिक्कत, ओके। अब इसके स्ट्रक्चर पे आते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या कहता है भाई, सब्जेक्ट हैड, तो जो प्रेजेंट परफेक्ट का था सेम वही है, हैड पास्ट परफेक्ट का, तो ज्यादा परेशान होने वाली बात ही नहीं है, ज्यादा परेशान ज्यादा तंग होने वाली बात ही नहीं है। जो उधर का स्ट्रक्चर था, बस उसकी जगह क्या, उसमें हैव और हैज दो था, यहाँ सिर्फ हैड था। बस उसमें फोर और सिंस भी आता है, इसमें फोर सिंस की जरूरत नहीं पड़ती, इसमें क्या होता है, बिफोर या आफ्टर आ जाता है, उसके बाद V2 आ जाता है, तो ज्यादा इसमें फोर सिंस की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि उसमें दो एक्शन की बात कर लेता है, तो दो एक्शन की बात करता है तो ज्यादा फोर सिंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, नेगेटिव बना लेंगे। नेगेटिव में क्या करना होगा, ये तो बहुत आसान सा स्ट्रक्चर है। क्या करेंगे, सब्जेक्ट
प्लस हैड प्लस नॉट प्लस V3 प्लस जो ऑब्जेक्ट आना आ जाएगा आ जाएगा। और अगर इन यस नो क्वेश्चन बनाना है, रेस्ट इसके साथ अपने बना लीजिएगा। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस मार्क ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है। अब आते हैं हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कोई भी बता रखा मैंने, कोई भी जो परफेक्ट कंटिन्यूअस है, कोई भी जो परफेक्ट कंटिन्यूअस है, कोई भी परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो कोई भी परफेक्ट कंटिन्यूअस आपको हमेशा छोटा ही होता है। यही बात बता रखी थी, हमेशा छोटा ही रहता है। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या है कि जरा बात को हम समझें कि ये 2005 है, ये 2015 है और ये 2022 है। ठीक है। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या कहता है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस ये कहना चाह रहा है कि पास्ट में कोई काम हुआ और पास्ट में ही कुछ समय तक चलता रहा, यानी 2005 में शुरू हुआ और 2015 तक पास्ट में ही शुरू हुआ और पास्ट में ही चलता रहा। ठीक है। क्या कहता है ये, क्या हुआ, स्टार्टेड इन द पास्ट, कि पास्ट में ही शुरू हुआ, और continued for some time in the past, कि पास्ट में ही कुछ समय तक चलता रहा। और ये तो हम लोग क्या अभी प्रेजेंट में है, तो पास्ट में ही शुरू होके पास्ट में ही अगर कुछ समय तक चलता रहा, कंटिन्यू रहा, कुछ ड्यूरेशन दिया रहा, कुछ टाइम पीरियड के चले चलता रहा, तो हम पास्ट परफेक्ट का क्या करेंगे, इस्तेमाल कर देंगे। ठीक है, क्लियर है कि पास्ट में ही शुरू होकर पास्ट में ही कुछ समय तक चलता रहा, पास्ट में ही शुरू हुआ और पास्ट में ही चलता रहा। तो इसको और नॉर्मली लिखे तो ये रूल क्या कहता है, स्टार्टेड इन द पास्ट and continued up to a time limit in the past, कि पास्ट में ही किसी टाइम लिमिट तक चलता रही। जैसे 2015 का टाइम लिमिट है, तो पास्ट में शुरू होकर 2005 में शुरू होकर 2015 तक का जो टाइम लिमिट था, उस टाइम लिमिट तक पीरियड तक चलता रहा, यानी कंटिन्यूड फॉर सम टाइम। ठीक है, ये क्या कह कंटिन्यूड फॉर स्टार्ट इन द पास्ट एंड कंटिन्यूड फॉर सम टाइम इन द पास्ट, कि पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट में ही कुछ समय तक चलता रहा। तो पास्ट में सिर्फ स्टार्ट हुआ था तो पास्ट लिमिट है, लेकिन साथ साथ हम क्या कह रहे हैं कि पास्ट में ही कुछ समय तक चलता रहा, पास्ट में ही कुछ समय तक चलता रहा। जब पास्ट में स्टार्ट होकर पास्ट में ही कुछ समय तक चलता रहेगा, पास्ट में स्टार्ट होकर पास्ट में ही कुछ समय तक चलता रहेगा, तो उसको हम लोग कहाँ लिखेंगे, कहाँ ले जाएंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, जैसे हमने लिखा I had been teaching for 20 years. I had been teaching for 20 years. तब यहाँ समझने की बात ये है, यहाँ समझने की बात ये है कि जब हम I had been teaching for 20 years लिख रहे हैं, तो I had been teaching for 20 years अगर हम लिख रहे हैं, I had been teaching for 20 years अगर लिखा जा
रहा है या लिखने की कोशिश हो रही है। तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि पास्ट में 20 साल पहले कभी काम शुरू हुआ था और 20 साल तक चलता रहा। इसका मतलब अभी चल रहा है ऐसा नहीं। अगर यही हम कह दें कि आई हैव बीन टीचिंग फॉर 20 ईयर्स, हैव बीन लिख दिया, इसका मतलब हो सकता है जिस समय मैं बोल रहा हूँ इस समय तक काम चल रहा है। और आई हैड बीन टीचिंग फॉर 20 ईयर्स हम कह रहे हैं, इसका मतलब आज का समय इंक्लूड नहीं है, आज की बात नहीं कर रहे हैं, आज हम नहीं पढ़ा रहे। लेकिन आई हैव बीन कर देंगे, इसका मतलब क्या कि पास्ट में शुरू हुआ और अब तक चल रहा है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात होती है। और हैड बीन टीचिंग करें, इसका मतलब ये पास्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट का भी मतलब होता है कि पास्ट में शुरू हुआ, या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कि पास्ट में शुरू हुआ। प्रेजेंट परफेक्ट में भी पास्ट में शुरू हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी पास्ट में शुरू हुआ, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी पास्ट में शुरू हुआ। डिफरेंस क्या, तीनों में पास्ट में शुरू हुआ, स्टार्ट पास्ट में। डिफरेंस क्या है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कह रहा है कि अभी भी चल रहा है और आगे भी चल सकता है, कि अभी भी चल रहा है और हो सकता है आगे भी जाए। प्रेजेंट परफेक्ट कह रहा नहीं नहीं अभी अभी खत्म हुआ है, बस अभी अभी खत्म हुआ है। प्रेजेंट परफेक्ट कह रहा है कि पास्ट में शुरू हुआ तो बस अभी अभी खत्म हुआ है, ठीक है। और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का कि अभी खत्म हुआ है जरूरी नहीं, हो सकता है कि अभी तक चल रहा है और आगे भी चल सकता है। और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कह रहा है कि पास्ट में शुरू हुआ, कुछ समय तक चला और पास्ट में ही खत्म हो गया। पास्ट में शुरू हुआ, कुछ समय तक पास्ट में चला और पास्ट में खत्म हो गया, ये ठीक है। यानी पास्ट के कंटिन्यू को ही बता रहा है, पास्ट के कंटिन्यू। तो ज्यादा ये परेशान नहीं करता है, बहुत आसान। प्रेजेंट परफेक्ट अगर कंटिन्यूअस पढ़ लिया तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं होती, ठीक है। हमने लिखा दे हैड बीन वेटिंग फॉर आवर्स, कि वे घंटों इंतजार करते रहे, वे घंटों इंतजार करते रहे, वे घंटों, कई घंटे तक, कई देर तक इंतजार, काफी देर तक इंतजार कर, वे घंटों इंतजार करते रहे, घंटों इंतजार करते रहे। दे हैड बीन वेटिंग फॉर आवर्स, कि कई घंटे तक या घंटों इंतजार करते रहे, ठीक है। कई घंटे तक या काफी देर तक इंतजार करते रहे, घंटों इंतजार करते। दे हैड बीन वेटिंग फॉर आवर्स, दे हैड बीन वेटिंग फॉर आवर्स, कि वे कई घंटों तक या कई घंटे तक इंतजार करते रहे, कई घंटे तक इंतजार चलता रहा, बात होती रही, ठीक है। क्लियर है। आगे की बात करते हैं हम लोग। अब इसके स्ट्रक्चर की बात करें, ये शुड बी यूज्ड जो लिख रखा था उसी समय का लिखा हुआ है, ओके। इसके स्ट्रक्चर पे अगर हम बात करें, इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो एफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या बन रहा है हमारा, एफर्मेटिव का सब्जेक्ट हैड प्लस बीन प्लस B4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फोर सिंस प्लस अदर वर्ड्स, यही है एफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है ये एफर्मेटिव का। इसी को और हमको निगेटिव अगर बनाना हो, एफर्मेटिव से निगेटिव अगर बनाना हो क्या कर दें, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस B4 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस B4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फोर सिंस प्लस अदर वर्ड्स, यही होना है, यही बात होनी है ना। तो हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस B4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फोर सिंस प्लस अदर वर्ड्स, ठीक है। नेगेटिव हो गया, कोई मुश्किल काम नहीं। अब बिना हेल्पिंग वर्ब के तो नेगेटिव बनेगा, तो हैड के साथ नॉट लगा दिया, हैड नॉट बीन। यस नो क्वेश्चन, डब्ल्यू क्वेश्चन, क्वेश्चन तो आप अपने आप से बना लेंगे,
यस नो क्वेश्चन और डब्ल्यू एस क्वेश्चन बनाने में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो एक यस नो क्वेश्चन में बना देता हूँ ताकि डब्ल्यू एस क्वेश्चन आप खुद से बना लो। यस नो क्वेश्चन, और इसी में डब्ल्यू एस वर्ड जोड़ दोगे तो डब्ल्यू एस क्वेश्चन हो जाएगा कि हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फोर सिंस प्लस अदर वर्ड्स। बन गई बात। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फोर सिंस प्लस अदर वर्ड्स। ये क्या हो गया? यस नो क्वेश्चन। अगर इसी में डब्ल्यू एस क्वेश्चन बनाना है तो हैड के प्लस डब्ल्यू एस वर्ड लग, इसी को इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाना है सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दो। इतना ही तो करना है कि डब्ल्यू एस वर्ड के पहले अगर डब्ल्यू एस वर्ड जोड़ दिया तो डब्ल्यू एस क्वेश्चन हो गया। डब्ल्यू एस का नेगेटिव बनाना है, इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो हेड के बाद नॉट जोड़ दो, हेड के बाद बस नॉट जोड़ दो, कहानी खत्म हो जाएगी, कहानी बन जाएगी। क्लियर है? अच्छी बात है। चलो ये थी कहानी फ्यूचर परफेक्ट की, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की। अब है फ्यूचर इंडेफिनिट। जितनी लंबाई चौड़ाई गहराई प्रेजेंट टेंस में होते हैं उतनी उतनी बात किसी मैंने बता रखा था ना पहले कि जितना पढ़ने में पूरा प्रेजेंट टेंस पढ़ने में टाइम लगता है उतने में पूरा दूसरा टेंस पढ़ जाते हैं हम लोग। ठीक है, खास करके तो यूं समझ प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को पढ़ने में जितना टाइम लगता है उतने टाइम में रेस्ट सारे टेंस हो जाते हैं। ध्यान, वैसे भी आप क्लास में देखोगे लेंथ भी देखोगे तो यही मिलेगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस इसको पढ़ने में जो वक्त लगता है जितनी उतने टाइम में आप पूरा टेंस पढ़ जाते हैं। एक तरफ प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, दूसरे तरफ तक रेस्ट पूरा टेंस, और यूज भी इनका सबसे ज्यादा होता है, इसलिए उस दोनों पे एकदम ज्ञान, और वो समझ में आ गया सर अपने आप समझ में आ जाता है। लेकिन फ्यूचर इंडेफिनिट को शुरू करने से पहले आपको सबसे पहले एक बेसिक चीज समझनी पड़ेगी कि आपके सेंटेंस में कभी भी अगर आई और वी का इस्तेमाल हुआ है, किसका? आई और वी का इस्तेमाल हुआ है, तो आई और वी के साथ हमेशा क्या लिखते हैं? सेल। ठीक है, आई वी के साथ हमेशा यूज करते हैं सेल, आई वी के साथ हमेशा शेल। ठीक है, आई और वी के साथ हमेशा सेल लिखेंगे, ये ध्यान रखना, आई वी के साथ हमेशा सेल। और इसके बाद रेस्ट जितने भी बचते हैं, जैसे यू है, ही है, शी है, इट है, दे है, एटसेट्रा, इसी को हम कहते हैं आई वी के अलावा रेस्ट अदर्स, कि बाकी जितने बचे हुए रेस्ट अदर्स उन सब के साथ आप क्या लगाते हैं? विल। क्या करना है सबके साथ? विल का इस्तेमाल करना। आई वी के साथ जितने बचते हैं सबके साथ आपको विल का इस्तेमाल, ये फैक्ट है। जबकि हालांकि कुछ वो लोग ये कहते हैं कि आजकल सेल का इस्तेमाल नहीं होता, आजकल खाली विल का इस्तेमाल होता है, बहुत सारे लोग कहते हैं। तो ये बात सरासर गलत है, इस बात को बिल्कुल फॉलो नहीं करना, इस बात को बिल्कुल दिमाग में ले आना है। ये बातें बिल्कुल क्या है? अलग है, डिफरेंट है। ऐसा कभी कभी सोचने, सपना में भी नहीं सोचना, सपने में भी ऐसा कभी सोचना नहीं है कि सेल खत्म हो गया है और खाली विल का यूज करते हैं। बेसिक रूल ग्रामर का यही है कि आई वी के साथ हम सेल का इस्तेमाल करते हैं, आई वी के साथ हम सेल का इस्तेमाल करते हैं, और आई वी के अलावा जितने भी सब्जेक्ट है, आई वी को छोड़कर जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उसके साथ हम विल का इस्तेमाल करते हैं। ये बेसिक रूल है, इसको हमेशा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, हमेशा। ठीक है, हमेशा ध्यान में कि आई वी के साथ हमेशा सेल, और आई वी के अलावा और कोई दूसरा कोई सब्जेक्ट है, आई वी के अलावा और कोई दूसरा सब्जेक्ट है तो उसके साथ क्या लगेगा? विल लगेगा। ठीक है, एकदम इस नियम के साथ कभी कोई छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अब इसका मतलब क्या है, इसको ये मतलब भी समझ रहे, जैसे हम कहते हैं ही विल गो, तो ही विल गो का मतलब है वह जाएगा, लेकिन इसका कभी मतलब ये नहीं तो वह जाएगा ही। अगर हम कह रहे हैं कि ही विल गो तो वह जाएगा, तो इसका मतलब कंक्लूजन ये नहीं निकालना चाहिए कि वह जाएगा ही,
ये इस कंक्लूजन पे जो पहुंच गया वो गलत है। ही विल गो का मतलब वो जाएगा, मतलब जा भी सकता है नहीं भी, जैसे हिंदी में हम लोग कहते हैं कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। तो जब हम किसी को ये कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा काम कर दूंगा, तो उसको हम गारंटी थोड़ी दे रहे हैं कि हम तुम्हारा काम कर ही देंगे। इस बात की गारंटी नहीं दे रहे, कहते हैं मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तो हम गारंटी कहाँ दे रहे कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा ही? गारंटी तो हम बिल्कुल नहीं दे रहे हैं, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, इस बात की गारंटी हमने कहाँ दी? गारंटी तो हमने नहीं दी। मैंने कहा बस तुम्हारी मदद करूंगा, तो इससे कंक्लूजन कहाँ निकला कि मैं तुम्हारी मदद करने ही वाला हूँ, करूंगा ही करूंगा? ऐसा तो कुछ नहीं निकल रहा है, ऐसा कोई सेंस नहीं निकल रहा है। ये हम कहते हैं तो ये ही विल गो, तो ही विल गो का ये मतलब तो वो जाएगा ही, ऐसा थोड़ी कह रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं। आई शैल डू इट, तो आई शैल डू इट लिख रहे हैं, इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं ऐसा करूंगा ही। आई शैल डू इट लिख रहे हैं, इसका कतई ये मतलब नहीं कि मैं ऐसा करूंगा ही, ये मतलब बिल्कुल नहीं है। आई शैल डू इट कि मैं ऐसा करूंगा ही, इसका कोई ऐसा मतलब नहीं है। आई शैल डू इट, मैं करूंगा, ठीक है मैं करूंगा, आई शैल डू इट, क्लियर है, आई शैल डू इट। तो ये ध्यान रखना हमेशा कि आई और वी के साथ, आई और वी के साथ हमेशा सेल का इस्तेमाल करते हैं, और आई वी के अलावा जितने वर्ड्स बच जाते हैं, आई वी के अलावा जितने वर्ड्स बच जाते हैं, उन सब के साथ हम विल का इस्तेमाल करते हैं। ये बेसिक है, तब हम लोग फ्यूचर में चलते हैं। ये बात समझने के बाद, जैसे आपको ये पता है कि आई के साथ हम एम का इस्तेमाल करते हैं, ही शी का, इसका, तब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ते हैं तो बात बनती है। अगर पता ही नहीं कि आई के साथ हम एम का इस्तेमाल करते हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट या कोई पढ़ने का क्या फायदा? इसी तरह से फ्यूचर पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि सेल का इस्तेमाल किसके साथ करते हैं, विल का इस्तेमाल किसके साथ करते हैं, ठीक है। और उसके बाद जब मैं थोड़ा सा रूल बताऊंगा, उसके बाद में बताऊंगा कुछ और भी। अगर आपने इसको उल्टा कर दिया कि अगर आई वी के साथ आपने विल लिख दिया या ही शीट के साथ सेल लिख दिया, तब क्या होता है? तब मीनिंग बदल जाता है। अगर आपने उल्टा कर दिया, चलो आई वी के साथ विल लिख देते हैं और ही शीट के साथ सेल लिख देते हैं, तो बात बदल जाती है, कहानी ही बदल जाती है। तो पहले तो हमें नॉर्मल पता होना चाहिए, फिर कहानी क्या बदलती है उसकी बात हम लोग बाद में करेंगे। तो पहले बेसिक बात देख लेते हैं, ये कहानी थी। अब सबसे पहले हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट का इस्तेमाल करते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या होता है या क्या करते हैं हम लोग कि पहला इसका यूज है कलरलेस फ्यूचर, कलरलेस फ्यूचर, कलरलेस फ्यूचर, ठीक है। अब कलरलेस फ्यूचर कहने का क्या सेंस है उसे समझिए। ये कलरलेस फ्यूचर अगर हम कह रहे हैं तो कलरलेस फ्यूचर क्या क्या हम क्या कहना चाहते हैं? कलरलेस फ्यूचर कहने का मतलब हुआ ग्रामर के हिसाब से, वैसे कलरलेस का अगर हम शाब्दिक अर्थ निकाले तो कलरलेस का मतलब होता है रंगहीन। तो रंगहीन कहना हम नहीं चाह रहे यहाँ पे। रंगहीन कहेंगे तो कोई रंगहीन का कोई सेंस नहीं बनेगा कि रंगहीन फ्यूचर कभी रंगहीन होता है, ऐसा सेंस नहीं है। तो रंगहीन का कोई सेंस नहीं बनेगा, रंगहीन। कलरलेस कहने का फिर सेंस क्या है? तो कलरलेस कहने का सेंस है अनप्लैंड, ठीक है। क्या कहने का सेंस है? अनप्लैंड, अनप्लैंड, कलरलेस, कि जिसकी कोई प्लानिंग नहीं हुई, जिसकी अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, जो बात अभी हम लोग कर रहे थे, अनप्लैंड। जैसे हमने कहा कि अभी लिखा था मैंने कि आई शैल डू इट, तो आई शैल डू इट का मतलब ये क्या हो गया कि मैं करूंगा ही, ऐसा तो सेंस नहीं है। आई शैल डू इट अगर कोई कह रहा तो वो ये नहीं कह रहा कि मैं कह रहा आई शैल डू इट, तो मैं ये नहीं कह मैं ऐसा करूंगा ही, मैं कर दूंगा, मतलब कर भी सकता हूँ नहीं, ये हुआ अनप्लैंड, कलरलेस। हम कहते हैं वी शैल, वी शैल, वी शैल मीट इन द इवनिंग, वी शैल मीट इन द इवनिंग। तो वी शैल मीट इन द इवनिंग अगर हम कह रहे हैं वी शैल मीट इन द इवनिंग कि हम लोग शाम में तो मिलेंगे ही, तो ये वादा नहीं किया जा रहा है आपको कि आप शाम में मिल ही लेंगे। वी शैल मीट इन द इवनिंग कि हम लोग शाम में मिल ही लेंगे, ऐसा नहीं कहा जा रहा। वी शैल मीट इन द इवनिंग मतलब शाम में मिलेंगे, तो मिल भी सकते हैं और नहीं भी मिल सकते हैं, मिल भी सकते हैं और नहीं। वी शैल मीट इन द इवनिंग, तो अनप्लैंड हुआ, इसी इसी को कहते हैं कलरलेस, कोई प्लानिंग नहीं। हमने कहा
दे विल हेल्प यू, कि दे विल हेल्प यू। अब दे विल हेल्प यू कह रहे हैं, इसका मतलब ये हम गारंटी नहीं कि वे तुम लोग मदद करेंगे ही। हम कहते वे लोग तुम्हारी मदद करेंगे। तो वे लोग तुम्हारी मदद करेंगे जब हम कह रहे हैं, तो हम इस बात की गारंटी नहीं दे रहे कि वे लोग आपकी मदद करने ही वाले हैं, करेंगे ही करेंगे। बिल्कुल इस बात की गारंटी आपको नहीं मिल रही है कि वे लोग आपकी मदद करेंगे ही करेंगे। इसकी गारंटी बस करके वे लोग मदद करेंगे अनप्लान्ड, यानी वो आपकी मदद कर भी सकते हैं, वे मदद आपकी नहीं भी कर सकते। वे आपकी मदद कर भी सकते हैं, वे आपकी मदद नहीं भी कर सकते। दोनों बातें हो सकती है, मदद कर भी सकते हैं, मदद नहीं भी कर सकते। ठीक है, दोनों पॉसिबिलिटी बनती है, दोनों चीज पॉसिबल है, दोनों चीजों की पॉसिबिलिटी है। तो समझ में आ गया कि फ्यूचर इंडेफिनिट, इसका मतलब ये फ्यूचर इंडेफिनिट नाम से भी पता चल गया, फ्यूचर में जो क्या हो इंडेफिनिट हो, क्लियर ना हो, कब होगा कब नहीं होगा, होगा ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। फ्यूचर इंडेफिनिट, या इसको सिंपल फ्यूचर भी हम लोग कहते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट भी कहते हैं और सिंपल फ्यूचर भी कहते हैं, दोनों चीज कही जाती है। ठीक है, एक इसका इस्तेमाल हुआ। अब यहीं से दूसरा रूल निकलता है कि इसका इस्तेमाल तो क्या होता है, अनप्लान्ड के लिए होता है, कलरलेस फ्यूचर के लिए होता है। ठीक है, अनप्लान्ड के लिए होता है, कलरलेस के लिए होता है। लेकिन जैसे हमने कहा वी शैल गो, इसका मतलब जाएंगे जरूरी नहीं है, ही विल डू इट, वो करेगा ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन यहीं पे रूल दूसरा आ जाता है कि अगर आई वी के साथ आपने विल लगा दिए, यानी आपने अगर हेल्पिंग वर्ब को चेंज कर दिया और रेस्ट अदर्स के साथ, बाकी के साथ आपने सेल लगा दिया, यानी उल्टा अगर आपने कर दिया, हेल्पिंग वर्ब भी चेंज कर दिया। फ्यूचर इंडेफिनिट का काम होता है अनप्लान्ड फ्यूचर बताना। समझ में आ रही बात कि फ्यूचर इंडेफिनिट का काम है अनप्लान्ड फ्यूचर बताना। क्या काम है? अनप्लान्ड फ्यूचर बताना, ये काम है फ्यूचर इंडेफिनिट का। ठीक है, ये काम है फ्यूचर अनप्लान्ड बात बताना, अनप्लान्ड बताना, सिंपल सी बात, अनप्लान्ड बताना, ये फ्यूचर इंडेफिनिट का काम। अब आपने क्या किया, और ये काम कैसे होता है कि आई वी के साथ सेल लगा के रेस्ट अदर के साथ विल लगा के, आई वी के साथ सेल लगा के रेस्ट अदर के साथ विल लगा के, यही तरीका है, इस तरह से बात होती है। अब इसी में आपने उसको उल्टा कर दिया, तो अब जो उल्टा कर दिया तो इसका मतलब हो जाएगा स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, या फिर थ्रेट, या प्रॉमिस, या फिर लॉ, या फिर नोटिस। तो किसी को अगर लीगल वार्निंग देना होता है, किसी को अगर लीगल वार्निंग देना होता है, लीगल नोटिस देना होता है, किसी को धमकी देनी होती है, या स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन दिखाना होता है, तब हम जो नॉर्मल यूज करेंगे तो बात नहीं बनेगी। आई शैल गो, आई शैल गो का तो मतलब मैं जा भी सकता हूँ, नहीं सकता हूँ। अब हमें दिखाना है डिटर्मिनेशन, तो हम आई शैल गो नहीं कहेंगे, हम क्या कहेंगे? आई विल गो। क्या कह रहा है? स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन का मतलब क्या है? पक्का इरादा। स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन का मतलब क्या है? पक्का इरादा। थ्रेट का मतलब क्या है? धमकी। प्रॉमिस का मतलब क्या है? वादा। लॉ या नोटिस का मतलब क्या? कानून। तो अगर हम कह रहे हैं आई शैल गो, अब समझना क्या है कि अगर कहते हैं आई शैल गो, तो इसका मतलब क्या? मैं जाऊंगा, जा भी सकता हूं, नहीं भी जा सकता हूं, कोई प्लान फिक्स नहीं है। लेकिन अगर हम कहते हैं आई विल गो, तो इसका मतलब है कि मैं जाऊंगा ही, मुझे जाने से कोई पक्का, मेरा जाना तय है, मैं जाऊंगा ही जाऊंगा। स्ट्रॉन्ग डिटरमिनेशन का हमने कहा आई शैल हेल्प यू, तो इसका मतलब क्या है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, या कर भी सकता हूं, नहीं भी कर सकता हूं। सेल लिख रहे हैं, इसका मतलब कर भी सकता हूं, नहीं भी कर सकता। लेकिन कह रहे हैं आई विल हेल्प यू, इसका मतलब क्या है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा ही करूंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा ही करूंगा, चाहे कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा ही करूंगा, मुझे तुम्हारी मदद कर, आई विल हेल्प यू। ठीक है, अब हमारे संविधान में एक रूल लिखा है, द प्रेसिडेंट शैल एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। 42nd जो अमेंडमेंट हुआ था, 42nd अमेंडमेंट, 42nd अमेंडमेंट के पहले यहाँ सेल की जगह विल लिखा था,
कि द प्रेसिडेंट विल एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जब विल लिखा था, बहुत शानदार एग्जाम्पल है, इसको जरा प्यार से समझना, भारतीय संविधान से लिया हुआ एग्जाम्पल है कि भारत का जब संविधान बी आर अम्बेडकर ने बनाया था, उनके नेतृत्व में बना था, तो यहाँ सेल की जगह विल लिखा था उन्होंने, ठीक है, कि द प्रेसिडेंट विल एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सब अम्बेडकर जी ने लिखा था ये कि विल होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये था कि प्रेसिडेंट जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात मानने को बाध्य नहीं होगा, मजबूर नहीं होगा। उनकी मर्जी होगी तो वो बात मानेंगे और नहीं हो तो नहीं मानेंगे। इसी वजह से प्रेसिडेंट के पास पॉकेट वीटो गया था, पॉकेट वीटो, ठीक है। कि क्या रहा है, संविधान कह रहा है कि भाई विल का मतलब क्या, चाहे तो माने चाहे तो ना माने, क्योंकि आईवी के साथ जैसे सेल लगता तो चाहे तो हो चाहे तो, इसी तरह से थर्ड पर्सन के साथ आईवी के अलावा कहीं भी अगर विल लगता है, इसका मतलब क्या, चाहे तो वो करे चाहे तो ना करे। तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा था विल, यानी प्रेसिडेंट जो है कैबिनेट की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं होगा, वो कुछ फैसले अपने मन से भी ले सकता है, ठीक है। लेकिन जब 42nd अमेंडमेंट हुआ तो विल को काटकर सेल कर दिया गया। और आज के डेट में भी अगर कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो ये 74th या 72 पावर है या 75th पावर है, आर्टिकल 75 में ये लिखा है, देखेंगे 74 या 75 जो भी हो मुझे याद नहीं है, प्रेसिडेंट के पावर में 72, 74 या 75 जो तीन आर्टिकल है, उसी तीन आर्टिकल में से ये एक लाइन, एक आर्टिकल में लाइन लिखा है इंग्लिश वाले। तो विल को काट के आके क्या सेल कर दिया, यानी 42nd अमेंडमेंट में क्या हुआ था, विल को काट के सेल कर दिया गया कि द प्रेसिडेंट शैल एक्ट। इसलिए आज के डेट में प्रेसिडेंट के बाद कोई पॉकेट वीटो नहीं है, कोई पॉकेट वीटो नहीं है। तो फिर पॉकेट वीटो होता कैसे है आज के जमाने में, आज के डेट में कैसे होता है? तो आज के डेट में क्या हुआ, जब बीजेपी की सरकार आई थी, संघ की सरकार 1980 में, तो 44th अमेंडमेंट किया उसने। और 44th अमेंडमेंट में क्या कर दिया उसने, उसने कहा कि ठीक है ये तो सेल को सेल ही रहने देगा, कि वो तो बाध्य हुए, लेकिन उसमें एक क्लॉज जोड़ दिया कि अगर प्रेसिडेंट चाहे तो रिकंसिडरेशन के लिए एक बार वापस कर सकता है। ये क्लॉज इसमें, इसी क्लॉज के नीचे में एक्स्ट्रा ऐड कर दिया कि ठीक है मानने को बाध्य होगा, लेकिन अगर वो चाहे तो एक बार जो है वापस कर सकता है। लेकिन फिर उसमें कंडीशन लगा दिया कि अगर एक बार वापस कर दिया, फिर संशोधन या बिना संशोधन के अगर वापस आता है, संशोधन या बिना संशोधन के वापस आता है, तो उसको मानना पड़ेगा। इसलिए जो भी प्रेसिडेंट एक बार वापस भेज दिया, उसके वो फिर वीटो नहीं लगा सकता, फिर उसको मानना ही पड़ेगा, दोबारा उसको मानना ही पड़ेगा। अगर आपने वापस भेज दिया तो आपको मानना ही पड़ेगा, ठीक है, चाहे उसमें संशोधन हो या ना हो। इसलिए सबसे आसान तरीका अब ये हो गया है कि कहा कि सेल एडवाइस फॉलो करेगा। अगर हमारे पास एडवाइस हुआ और हम उस पर काम ही ना करें, हम उसको वापस ही ना करें, बस रहने दिए, तो अगला नियम ये कहता है कि जिस सेशन में आपने भेजा उसी सेशन में अगर प्रेसिडेंट ने उसको अप्रूव नहीं किया तो बिल फेल, गया आपका बिल। तो अगर प्रेसिडेंट को कुछ करना रहता तो प्रेसिडेंट यही करता, वापस नहीं करता है, वो क्या करता है, बिल को पर साइन भी नहीं करता, वापस भी नहीं करता, क्योंकि वापस कर देगा तो कहानी खत्म, वापस किया कहानी खत्म। तो वापस करता ही नहीं, पड़ा है, ठीक है, उसके पास टेबल पे आकर रखा है, साइन ही नहीं करेगा, और सेशन खत्म, कहानी खत्म। क्योंकि सेशन तो कुछ समय के लिए होता है, 15-20 दिन के लिए होता है, एक महीने के लिए होगा, उस एक महीने में उसने हाँ ना किया, बात खत्म। उसको मजबूरी तो नहीं है कि भाई इसी सेशन में कर दो, आपने राष्ट्रपति को टाइम तो नहीं दिया कि कितने दिन में मानना है बात को, आपने कहा कि हम काउंसिल के एडवाइस को मानेंगे, लेकिन कितने दिन में, ये तो कहीं लिखा ही नहीं है, ये कहीं लिखा नहीं है, तो फिर छोड़ देता। और अगला रूल ये है कि अगर उसी सेशन में पास नहीं हुआ तो बिल खत्म। तो इस तरह से छोटा सा, पहले क्या था, नॉर्मल था, अगर वो वापस कर भी देता फिर संशोधन से आता फिर नहीं मानता वो। पहले क्या था, जब संशोधन करके वापस भेज दिया, प्रेसिडेंट ने वापस कर दिया, संसद में गया, संसद ने फिर भेज दिया, प्रेसिडेंट को लगा नहीं अभी भी ठीक नहीं है, फिर वापस कर दिया, ऐसे प्रक्रिया चलता रहता। इस तरह से वो पॉकेट वीटो एंजॉय करता। अब ऐसे नहीं है, अब है कि आप कुछ करो ही मत, वापस कम से कम वापस मत भेजो, कम से कम। तो कितनी मजेदार मजेदार बात हमारे संविधान में चली जाती है, हम लोग को पता भी नहीं है। तो इससे आगे के डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अभी तो फ्यूचर स्टार्ट ही हुआ है, नेक्स्ट क्लास में करते हैं हम लोग डिस्कशन।